उत्तर प्रदेश 2022 के चुनावों की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि अगर बात की जाए बीते 5 साल के सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की, तो विकास की गंगा बहा दी गई है, जो कि सिर्फ कागजों में और रजिस्ट्रों में ही नजर आती है। अभी हाल ही में लगातार हम भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और 3 दिन के दौरे पर जो हैं रवि श्रीवास्तव जी भी मौजूद थे। तो सर, विकास की जो गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में, वो कहां-कहां नजर आई है आपको? देखिए नदीम, मुझे विकास की गंगा सिर्फ बड़े-बड़े होर्डिंग्स में नज़र आई और बड़े-बड़े पोस्टर्स लगे हुए दिखाई दिए। इसके अलावा मुझे किसी विकास के दर्शन यूपी के अंदर नहीं हुए मेरे कार्यकाल में। शुरुआत करूँगा मैं थोड़ा-सा आपको खुलासे से बताऊँ कि मुझे किसी वजह से जाना हुआ और मैं लखनऊ एयरपोर्ट पहुँचा, तो वो एयरपोर्ट अभी भी जैसा पिछले 15 सालों से था, वो अभी भी उसी हालत में है। कुछ बड़ा बराबर में स्ट्रक्चर सा बनता हुआ दिखाई दिया, तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में विकास की जो गति है, वो कछुए की चाल वाली है और भ्रष्टाचार की गति है, वो बुलेट ट्रेन वाली है। तो इसका एक उदाहरण आपके सामने है। दिल्ली से मेरठ के बीच 14 किलोमीटर के फासले में 35 बड़े-बड़े गड्ढे बने हैं उस सड़क पे जिसको एक्सप्रेस वे कहा जाता है। तो ऐसा हाल है, किसी भी क्षेत्र में उठा के देखें आप, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे यूपी के एक शहर कानपुर जाने का भी मौका मिला, वहाँ मैं रहा और मैंने देखा कि दिल्ली लखनऊ से, एयरपोर्ट से और शहर से कानपुर जाने की जो सड़क, जिसको कि हाईवे कहा जाता है और जिस पर 160 रुपए का टोल वसूल किया जाता है, पूरी सड़क गड्ढों से पटी पड़ी हुई है। आप खुद यूपी के अंदर घूम रहे हैं, आपको खुद ये चीजें सब नजर आ रही होंगी। अस्पतालों की हालत दुर्दशा है बिल्कुल। अ, और सड़कें टूटी पड़ी हैं। कोविड के मामले किस कदर छुपाए गए, किस तरह से लाशें गंगा की रेती में दफना दी गई, किस तरह से आंकड़ों के साथ में झोल किया गया, किस तरह से फर्जी वैक्सीनेशन के फिगर्स दिखाए गए, वो आपको देश ने सबने देखा है। तो उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि एक पिक्चर अगर आपने देखी हो, एक फोटो था योगी आदित्यनाथ का, उसमें जो फ्लाईओवर दिखाया गया वो कलकत्ता का था। तो विकास का मतलब ये है कि विकास भी उधारी पे लिया जा रहा है दूसरी जगहों से और उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ कोई विकास पिछले 5 सालों में नहीं हुआ, सिवाय इसके कि हमने लॉ एंड ऑर्डर की हालत इतनी खराब कर दी कि आपने हाथरस का कांड देखा, आपने बुलंदशहर देखा, आपने लखीमपुर खेरी देखा, आपने मथुरा का कांड देखा। आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हालत किस कदर खराब है। जी। उत्तर प्रदेश में हालत किस कदर खराब है, क्योंकि आप एक जिक्र करना भूल गए शायद, जो पेपर में अमेरिका के बिल्डिंग का विकास था वो कहीं शायद नजर नहीं आया और लोगों को यही मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कि हमने कागजों में विकास कर दिया। पर मैं घूम करके सर आना चाहूंगा, क्योंकि बीते 5 सालों में जो आपराधिक रेशो उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, यूं तो अमूमन पुलिस वालों को रक्षा करनी होती है, पर बीते कुछ सालों से उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो चेहरा देखने को मिला है, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि यूपी के दौरे पर मैं हूं, तो यूपी के लोगों का साफ तौर पर कहना है यूपी पुलिस हिंदू पुलिस। और अभी अगर हिंदू पुलिस कहकर के इसे नवाजा जाए, तो अभी हाल ही में मनीष गुप्ता, जो कि वो भी एक उसी समुदाय से थे, और यही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि हिंदू खतरे में है। अब किसको सच माना जाए, किसको झूठ माना जाए? देखिए नदीम, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पहले दिन से, जब से वो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभाला, तब से ये शमशान, कब्रिस्तान और लोग अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं वाली राजनीति यहाँ पे शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस पिछले 5 सालों में बुरी तरह से जाति और धर्म के डिवाइड पर खड़ी हुई है। आपको याद होगा कि इसके पहले भी जब एक दूसरी पार्टी का शासन वहां पे था,
तो अधिकतर थाना इंचार्ज वहां पे उन्हीं की जाति के पाए जाते थे। और आजकल भी यही हो गया है। पिछले 5 साल से पुलिस को भी हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के किस तरह से लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर होर्डिंग लगा दिए गए उनकी बेइज्जती करने के लिए, जो कि कानून का ट्रायल चल रहा हो जिस वक्त, उस वक्त मामले कोर्ट में हो, उस वक्त उन लोगों के होर्डिंग लगा दिए गए, लोगों की जमीन जायदादें कुर्क कर ली गई और इस तरह से जलील करने की कोशिश की गई। एक बात मैं आपको बताऊं कि जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है और पुलिस बेकाबू हो जाती है, जिस तरह आपने बताया हिंदू पुलिस, उस वक्त वो शायद हिंदू मुसलमान का फर्क देखना भी भूल जाती है। जैसा आपने गोरखपुर का हादसा बताया, एक कारोबारी कानपुर के मनीष गुप्ता, जिस तरह से उनकी नृशंस हत्या की गई, की वहशियाना हरकतों की वजह से उनका उनकी मृत्यु हुई, उनकी हत्या हुई। हालांकि लीपापोती करने के लिए योगी सरकार ने एक 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। आज सुबह मैंने एक ट्वीट देखा कि उन्होंने शायद मृतक की विधवा को एक नौकरी और मकान देने का भी वादा किया है। बट ये आप सोच सकते हैं, वहां पर एक इंस्पेक्टर हैं, वो कहते हैं उनका नाम है कुछ जगत नारायण सिंह, तो उनको लोग नाम उनका बदल के रखा है नगद नारायण सिंह। वो सिवाय पैसे के अलावा कोई भाषा और नहीं समझते, और वो किसी से अपना परिचय देते हैं तो वो बताते हैं कि हु आर यू, आई एम इंस्पेक्टर, आई एम इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर भी बोल नहीं पाते तो कहते हैं आई एम इंस्पेक्टर। तो इस तरह के इंस्पेक्टर इस समय उत्तर प्रदेश में बहुतायत में हैं, भरे पड़े हैं। और कानून व्यवस्था की स्थिति जिस तरह से दिखाई दे रही है, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। और ऐसा शायद न्यायालय की भी टिप्पणी रही है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो लगभग गुंडा राज जैसी ही है। क्योंकि सर हमने बीते 5 साल पहले की अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आते ही ठोक दो नीति के तहत जो है कार्रवाई करने की बात की गई थी। पर यहाँ हमने देखा कि अपराधियों को ठिकाने लगाया गया। हालांकि धर्म जाति विशेष देख करके लोगों को ठोका गया। पर अब रियल एस्टेट के कारोबारी की हत्या कर देना और इसके बाद मीडिया ट्रायल में जिस तरीके की खबरें लगातार सामने आती हैं, यूपी पुलिस का जो ये रवैया है, अगर आने वाले सालों में ऐसा ही रवैया रहा तो उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये? नदीम, जहां तक सवाल पुलिस और न्याय व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, तो मैं समझता हूं कि पूरे भारत में इस समय स्थिति बहुत खराब है। हालत ऐसी है कि एक 30 साल की सर्विस का आईएएस ऑफिसर जो महाराष्ट्र में डीजीपी रैंक का है, वो फरार है। एक राज्य का पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र का अनिल देशमुख फरार है। आप सोच सकते हैं कि ऐसे हालात में तो देश के गृह मंत्री अमित शाह को पद पे रहने का हक ही नहीं है, कि जहां न्याय और एडमिनिस्ट्रेटर की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी हो, वहां पे तो इसका कुछ तात्पर्य ही नहीं है। पर मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जाति धर्म के आधार पर जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, जिस तरह से लोगों को ठोक दो नीति जो आपने शुरू में बताई, हालांकि उस ठोक दो नीति के तहत बहुत सारे उन्हीं की जाति के लोग, चाहे आप विकास दुबे को ले लें, चाहे आप कुलदीप सिंह सेंगर को ले लें, चाहे आप और भी कई लोगों को ले लें, उनका कहना यह है कि हमने अपराधी माफिया को ठिकाने लगा दिया है। बट इसमें कोई शक नहीं है कि अपराधी माफिया में भी उन्होंने हिंदू मुसलमान का ध्यान बराबर रखा है और धर्म विशेष के लोगों को बराबर टारगेट करने की कोशिश की गई है। ऐसा करने के पीछे आपको एक और चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस तरह के कानून, कि वो लव जिहाद का कानून और तमाम और चीजें जो की गई जिनसे जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा सके, चाहे वो मदरसे
बंद करने की बात हो, चाहे मदरसों की जो ग्रांट होती है उसको बंद करने की बात हो, चाहे हज हाउस की बात हो, चाहे नमाज के कमरे की बात हो, इस तरह के मुद्दों को तूल दे करके राज्य के लोगों को जाति और धर्म के आधार पे बांटने की पूरी। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे सर लेना चाहूँगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो यूपी एटीएस की भूमिका पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जबरन धर्मांतरण के नाम पर गिरफ्तारियां दिखाई जा रही हैं। देश के सबसे बड़े धर्मगुरु मौलाना खलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी दिखाई गई। उनके गांव में जाकर के हमने लोगों से बात की कि उनके पड़ोसियों से बात की जी जो हिंदू भी थे, उन्होंने कभी ऐसी चीजें देखी नहीं और साफ तौर पर खुल करके उनका समर्थन भी किया है। तो कैसे देखते हैं जो धार्मिक गुरुओं को ही अब टारगेट करने पर लगे हुए हैं क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि नरेंद्र गिरी की हत्या आत्महत्या होती है और फिर उसके बाद लीपापोती की कोशिश। तो कैसे देख रहे हैं जो अब हिंदुओं के भी धार्मिक गुरु हों चाहे मुसलमानों के धार्मिक गुरु हों उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जब सत्ता निरंकुश हो जाती है नदीम, तो वो फिर ये भेदभाव कर नहीं पाती और इस तरह के कांड होते हैं। गिरी कांड के अंदर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उसका पीछे एक बैकग्राउंड है और वो ये है कि जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी का शासन देश में शुरू हुआ है, उसके बाद से मठों, अखाड़ों, समितियों, जहाँ-जहाँ पर इस तरह के जो हिंदू संगठन है, वहाँ पे बहुत पैसा जमा हो गया है। और जहां पर बहुत पैसा जमा होता है वहां पर इस तरह से कांड होते हैं और लोगों की हत्याएं होती हैं। चाहे आप इसको बुलंदशहर के अंदर साधुओं की हत्या से जोड़ें, चाहे आप इसको नरेंद्र गिरी जो प्रयागराज में जिनकी आत्महत्या या हत्या जो अभी भी हुई है उससे जोड़ें, और भी जगहों पे आप देखेंगे इस तरह के कांड जो है वो आपको होते हुए मिलेंगे। क्योंकि जब लोग आप इस तरह से बांटे जाते हैं तो इस ऐसे कांड होना बहुत ही एक स्वाभाविक सी चीज है, क्योंकि आप एक धर्म के प्रति इतनी नफरत पैदा कर देते हैं कि वो हर चीज के अंदर फिर वही चीज आपको नजर आती है। आपको पता होगा कि अभी अभी यहाँ बैंगलोर के एक मेंबर पार्लियामेंट श्री तेजस्वी सूर्या, उनको उत्तर प्रदेश में प्रभार दिया गया है चुनाव लड़ने का, उन्हें और अनुराग ठाकुर को और धर्मेंद्र प्रधान को। तो वो तेजस्वी सूर्या अभी अयोध्या में पहुंचे हुए हैं और तरह तरह के उनके जो मतलब जाति धर्म विशेष के बारे में बयान होते हैं वो आपको अखबारों में पढ़ने को मिल रहे हैं। तो ऐसे लोग भेजे गए हैं। आपको अनुराग ठाकुर के बारे में अच्छी तरह से मालूम होगा कि दिल्ली दंगों के दौरान वो सत्ता के दल्लालों को गोली मारो सालों को इस तरह के भड़काऊ भाषण दे करके उन्होंने दिल्ली दंगों में 53 लोगों की जान चली गई। और ऐसे लोगों को प्रदेश का प्रभार दिया जाता है, ऐसे लोगों को देश का वित्त मंत्री बनाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी स्थिति अब कैसी होने वाली है।